इस वक्त उत्तराखंड में 200 से ज़्यादा बांधों का, डैम्स का निर्माण चल ही रहा है और उसके अलावा सैकड़ों अन्य किस्म की तथाकथित विकास परियोजनाएं, और ये सब की सब तोड़फोड़ पर आधारित है। उसके अलावा हम रेल लेकर के जा रहे हैं, एकदम पहाड़ की छाती तक हमें रेल पहुंचा देनी है, और वो जा रही है सुरंगों के माध्यम से, टनल्स। ठीक आंकड़ा मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 30 या 50 किलोमीटर की सुरंग खोदी जा रही हैं कुल मिलाकर के, कुछ ऐसा ही है। अब आप देखिए क्या क्या है। सड़क का चौड़ीकरण, राजमार्ग का, रेल मार्ग का निर्माण जिसके लिए सुरंगें तोड़ी जा रही हैं, बांध, अन्य किस्म की विकास परियोजनाएं, और प्राइवेट सेक्टर द्वारा हाउसिंग और हॉस्पिटैलिटी, इसके लिए तोड़फोड़ और निर्माण। होटल बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, और घर वगैरह तो बनते ही रहते हैं। इसके अलावा इन सबके सर पर क्लाइमेट चेंज, जिसके कारण अतिशय वृष्टि। ये हम क्या कर रहे हैं? अभी हम रेल को चला देंगे, और जब रेल चलती है तो उसमें से कंपन कितना होता है आप समझ रहे हैं? जो तोड़फोड़ है उसमें तो आप ही कह सकते हैं भाई एक बार सड़क बन गई तो बन गई, अब चलो बन गई, अब इसके अलावा अतिरिक्त आगे और नहीं टूट फूट होगी। लेकिन रेल तो रोज़ चलेगी ना, और जब रेल चलती है तो वाइब्रेशन होते हैं, और जब वाइब्रेशन होते हैं तो चट्टानें ढीली पड़ती हैं। दो चीज़ें एकदम ऐसे जुड़ी हुई हों, उनको आप हिलाएं, रोज़ रोज़ वाइब्रेशन दें, तो क्या होगा? वो दोनों ढीली पड़ेंगी। जब ढीली पड़ेंगी तो टूट टाट के नीचे भी गिरेंगे, और उनके ऊपर जो कुछ बसा हुआ होगा वो भी सब नीचे ध्वस्त हो जाएगा बिल्कुल। तो अब ये सब होने जा रहा है। धर्म 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 जितना नारा भारत में पिछले 20-30 साल में लगा है, इतना पहले नहीं लगता था। और पिछले 20-30 साल में भारत में सनातन धर्म का जितना नाश हुआ है उतना भी कभी नहीं हुआ। हमको कौन सा धर्म चाहिए मैं बताता हूं। हमको एनआरआईज वाला धर्म चाहिए, हमको सूरज बड़जात्या की फिल्मों वाला धर्म चाहिए, राजश्री प्रोडक्शन वाला धर्म, जहां बहुत सारा पैसा है। सबसे पहले जैसे एनआरआईज के होता है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा, और साथ में घर में एक पूजा स्थल है जहां पर सांस्कृतिक पिताजी अपनी 2 सांस्कृतिक बेटियों और 2 सांस्कृतिक पुत्रों और एक अति सांस्कृतिक पत्नी के साथ खड़े होकर के रोज सुबह कोई कर्मकांडी प्रार्थना किया करते हैं, और उसके बाद पूरा जो परिवार है वो लड्डू गुजिया खाता है और सब एक साथ नाचते हैं। जबरदस्त किस्म की शादियां होती हैं, आधी पिक्चर सिर्फ शादी पर आधारित होती है, और उसमें पूरा सांस्कृतिक परिवार नाचता है। ये हमारा आज का आदर्श बन चुका है, द आइडियल हिंदू ड्रीम ये है। वहां किसी से पूछ दो, गीता के 2 शब्द पता है नहीं किसी को पता होंगे, लेकिन कोई उथले किस्म का भजन सबने रट रखा होगा, वही राजा इंद्र ने बाल्टी मंगाई। वो सबने रट रखा होगा। वहां किसी से पूछ दो कि अद्वैत या सांख्य या बौद्ध किसी दर्शन के बारे में तुलनात्मक कुछ टिप्पणी कर दो, वो तुम्हारा मुंह ताकेंगे। लेकिन उनसे पूछ दो तुम लोग तो बहुत धार्मिक हो ना, बोले हाँ मैं धार्मिक। लो लड्डू खाओ, शुद्ध देसी गाय के घी से बने हैं। हमारा धर्म क्या है? देसी गाय का घी। वही एनआरआई स्वर्ग हमको उत्तराखंड में बनाना है, और वहां तो और अच्छा है, जलवायु स्विट्जरलैंड जैसी है वहां पर, तो लगता है कि हाँ भाई मामला एनआरआई है बिल्कुल, है ना? बढ़िया मलय पवन बह रही है, मंद मंद शीतल शीतल, वहां बढ़िया आलीशान
कुछ खड़ा कर दो उसके सामने, यूं देखो उसको, ये देखो, हिंदू हृदय सम्राट। ऋषिकेश के आम रेस्टोरेंट में भी मांस बिकना शुरू हो गया है, जो नहीं होता था। और मैंने इस मामले पर पहल भी करी है। जवाब ये मिलता है, जो आ रहे हैं वहां वो यही मांग रहे हैं, मांस चाहिए। 2016 में पहला वहां पर मिथ डिमोलिशन टूर करा था। वहां बहुत आसान होता था वीगन खाना मिलना। क्यों आसान होता था? क्योंकि तब वहां विदेशी बहुत आते थे, और वहां जो विदेशी आते थे वो कहते थे टोफू दो, वो चाय कहते थे बादाम के दूध की दे दो, नारियल के दूध की दे दो, सोया की दे दो। लेकिन जानवर पर क्रूरता करके जो तुम दूध वगैरह निकालते हो, ये नहीं चाहिए। 2016 में वहां अच्छा खासा वीगन माहौल था। फिर बीच में आ गया कोविड, विदेशियों ने आना कर दिया बंद। विदेशियों ने आना बंद कर दिया और भारत में धार्मिकता और चढ़ गई। इतना गंदा कर डाला इन्होंने ऋषिकेश को। भीतरी तौर पर भी बाहरी तौर पर भी वहां जो सफाई का स्तर है इन्होंने वो भी बहुत गिरा दिया। और बहुत उम्मीद कर रहा हूं कि अब बेहतर हो जाएगा कुछ, क्योंकि अब फिर से विदेशियों ने आना शुरू कर दिया है। वो जब आते हैं तो भारतीय भी कहते हैं साफ करो साफ करो, फॉरेनर्स आ रहे हैं। तो वहां पर लोग जानते हैं मुझको, उनसे बात करता हूं तो जो सच्चाई है बोल ही देते हैं। बोलते हैं विदेशी अभी भी यहां जितने हैं वो मांस बिल्कुल नहीं मांगते। ये जो देसी आते हैं ना, इन्हें मांस चाहिए। ये कहते हैं और हम ठंडी जगह पे आए किस लिए हैं? बियर और चिकन के बिना हिल्स का मजा ही नहीं आता। बियर, चिकन, सेक्स। वो कौन सी बीच है, इस पे बहुत जाता हूँ मैं, और वो वाला वीडियो भी बनाया था, वहाँ पर एक रिकॉर्डिंग करी थी जिसमें वो 2 लड़कियाँ आ गई थी बीच में, जहाँ पे शमशान घाट भी है। वो फूलचट्टी। फूलचट्टी पर हमने अपने आरंभिक शिविर करे थे 2011-2012 के, और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं फूलचट्टी पर। वो इतनी शांत जगह होती थी, वहाँ पे कहीं पे रोशनी भी नहीं दिखाई देती थी। रात भर बैठे रहे, पढ़े जा रहे हैं, अप्रोक्ष अनुभूति खुली हुई है, लालटेन की रोशनी है, पढ़ रहे हैं, वहीं पर सो गए हैं। सुबह उठ रहे हैं तो देख रहे हैं पानी बढ़ाया है, बिल्कुल पाँव तक पानी बढ़ाया है। वहाँ रेत पे ही सो रहे थे, और बड़े वहाँ पर अद्भुत अनुभव रहे हैं। बहुत जाना है, बहुत सीखा है। अभी हालत ये है कि आप फूलचट्टी पर नंगे पाँव चलेंगे तो लहूलुहान हो जाएंगे। बताइए क्यों? बियर की टूटली हुई बोतलें। ये हमारा विकास चल रहा है और हम बहुत प्रसन्न हैं। हाँ, इस पूरी चीज में ऋषिकेश की इकोनॉमी जरूर आगे बढ़ी होगी, क्योंकि होटलों की संख्या बढ़ गई है, राफ्टिंग जबरदस्त रूप से हो रही है, एडवेंचर स्पोर्ट्स चल रहे हैं, और मटन वगैरह साधारण आलू मेथी से तो महंगा ही आता है, तो उससे जीडीपी बढ़ता है। रेजिडेंशियल भी बढ़ा होगा, महंगा हो गया होगा। इसी दिसंबर में ऋषिकेश में प्रस्तावित था कि जाएंगे करेंगे, वो नहीं करा। कुछ तो बात ये थी कि सुरक्षा की दृष्टि से इधर उधर से कुछ इनपुट्स आए थे कि ठीक नहीं है अभी मत जाइए वहाँ पे, सिक्योरिटी का आपके लिए। लेकिन सिक्योरिटी वगैरह की बहुत परवाह करी नहीं है अतीत में। रहा भी है कि दिक्कत हो सकती है तो भी चले गए हैं। मन सा उचट रहा है। जिस जगह से मुझे इतना प्रेम रहा है और जिस जगह से मुझे बहुत प्रेम मिला भी है, जिस गंगा के तट पर मैंने इतना कुछ सीखा है,
इन्होंने ऐसा कर दिया उसको कि उससे मेरा मन उचटने लग गया है। और मैं सचमुच मना रहा हूं कि वहां पर विदेशी आना और बहुत सारे विदेशी आना शुरू करें, शायद कुछ सुधरेगा माहौल। क्योंकि वो यहां पर होटलों के लिए नहीं आते, होटल उनके पास अपने यहाँ बहुत अच्छे अच्छे हैं, वो यहाँ विकास देखने नहीं आते, उनका अपना विकास ठीक ठाक है। वो यहाँ जिस चीज़ के लिए आते हैं वो दूसरी है, और जिस चीज़ के लिए आते हैं उस चीज़ को हम खा गए। मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है कि मैं जान पाऊँ कि पूरी जो प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट है ये 4 धाम की, वो क्या बोलती है। लेकिन पेड़ों का कटना वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा है ना। हर 200 मीटर पर अर्थ मूवर्स खड़े हुए हैं और वो पहाड़ काट रहे हैं। आप में से कोई गया है उस रास्ते पे पिछले 2 साल में? वो अभी भी चल ही रहा है वहाँ पे काम। इस पूरी चीज़ में वैसे वो जो कल एक कमेंट आया था उत्तराखंड से, उसको दीजिएगा। जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनका भी कुछ कम योगदान नहीं है। देवभूमि है, पुण्य भूमि है, लेकिन अज्ञान और अंधविश्वास से बिल्कुल भरी हुई है। अगर स्थानीय निवासी एकजुट हो जाएं कि वो ये सब कुछ नहीं होने देंगे जो वहाँ विकास के नाम पर हो रहा है, तो ये हो नहीं सकता। लेकिन वहाँ पर भी टीवी पहुँच गया ना 25-30 साल पहले, तो वहाँ भी सबको पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, तो भी कहते हैं होता रहे। देखिए, अध्यात्म जहाँ नहीं होगा वहाँ फिर एक ही चीज़ होगी जो हमें चाहिए होगी, क्या? भौतिक सुख और अनंत भौतिक सुख। भौतिक आवश्यकताएं सबकी होती हैं, बिल्कुल होती हैं, आपकी हैं, मेरी हैं, सबकी होती हैं। भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना एक बात होती है, और भौतिक सुखों को ही जीवन का परम लक्ष्य बना लेना बिल्कुल दूसरी बात होती है। ये कल उत्तराखंड से आया है, तो एक सज्जन है, उन्होंने लिखा, अभी ये जो कमेंट है ये सार्वजनिक ही है, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, मैं उसको पढ़े देता हूँ। मैं उत्तराखंड में पैदा हुआ था, स्वाभाविक ही है कि मेरे आसपास मांसाहार चलता था और चलता ही है, किंतु जानवरों के लिए करुणावश मैंने मांस छोड़ दिया था। पर 9वीं कक्षा में मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा कि जान तो पौधों की भी जाती ही है, तो ये तर्क सुनकर मैंने फिर से मांसाहार शुरू कर दिया। कक्षा 11वीं में मेरे सामने मैंने देखा मांस की दुकान पर एक मुर्गे को बड़ी बेदर्दी से मारा गया। पहले उसके पैर काटे गए, फिर सिर, और जब वो तड़प कर मर गया तो उसकी खाल खींचकर काट दिया। उसे अन्य मुर्गे देख रहे थे, उनमें भय छाया हुआ था। मैं फिर भी नीच विचारों की आड़ ले ये सब देखकर भी चुपचाप बैठा रहा, और वहाँ से मुर्गे की जगह मछली का मांस खरीद कर घर ले गया। लेकिन 12वीं के बाद जीवन की दिशा तय करते समय जब मैं तमाम दिशाओं में सोचने लगा, तो मन हर बार किसी भी दिशा में थोड़ा आगे सोचकर बढ़ने से इनकार कर देता। निश्चित हो गया कि मन पुरानी दिशाओं में ज़्यादा दिनों तक रमेगा नहीं। फिर क्या करनीय है, क्या करूं? तब मैंने YouTube में जीवन के बारे में खोजना शुरू किया। पहली बार फिर मैंने आचार्य जी को सुना। उस वक्त मैं जितना भी समझा, जीवन की गाड़ी आगे को चल पड़ी थी। फिर मेरा मांस छूट गया, कुछ दिनों बाद दूध भी छूट गया। फिर मंदिर के लिए फूल भी जो खुद ही भूमि पर गिर गए हैं वो जाने लगे। फिर खाए हुए फलों के बीजों को भी मैं अलग अलग जगह फेंकने लगा और कुछ को तो बोने भी लगा। फिर सूक्ष्म जीवों के जीवन को ध्यान में रखते हुए भी अपने चुनाव बदलने लग गया।
फिर ये बीच में कटा हुआ है। और अब ये सोचता हूँ कि ये सब कुछ करने वाला पहले भी प्रकृति थी, अब कोई और है। मांस भक्षण मेरे क्षेत्र में बहुत होता है, यह पर्यटन क्षेत्र है। लोग यहाँ आते हैं, घूमते हैं, उनमें से अधिकांश धुएं, शराब और मांस का मज़ा लेकर चले जाते हैं, किंतु मरे जानवरों की लाशें, भय, चीख, दर्द, जीवन कुछ भी नहीं बचता। ये गोलू देवता के नाम पर मुर्गी व बकरी की बलि देते हैं, जिसमें बस ये होता है कि काट कर चढ़ावे की नौटंकी करके खुद ही खा जाते हैं। ये जबकि इनमें थोड़ी भी शर्म होती तो ये गोलू देवता के साथ ऐसा नहीं करते, क्योंकि गोलू देवता इसी क्षेत्र में भैंसें चराते थे और उनका भैंसों के साथ प्रेमपूर्ण संबंध था। यहाँ तक कि उनके शत्रु ने भी उन्हें मारने के लिए भैंसों को मोहरा बनाया, और जब गोलू देवता भैंस को बचाने लगे तो उनके शत्रु ने छल से उनकी गर्दन पर वार किया। फिर गोलू देवता ने अपनी गर्दन के रक्तस्राव पर कपड़ा बांधकर खून को रोककर उस शत्रु को मारा, और फिर उनके अंतिम क्षण उन्हीं भैंसों के साथ अत्यंत करुणामय तरीके से व्यतीत हुए। पर ठीक उसी जगह पर जहाँ कभी प्रेम और करुणा की रसदार फूटी थी, लोग और गोलू देवता की वंशी का संगीत बहता था, लोग आज निर्दोष पशुओं की जीवनधारा समाप्त करते हैं। करुणा व प्रेम की रसधार बहाने के स्थान पर उसी जगह पशुओं की रक्तधार बहाते हैं। अंत में आखिरी बात कही है कि चैतन्यता ही बोध ला सकती है। तो अध्यात्म स्थानीय लोगों में भी नहीं, भले ही देवभूमि है, अंधविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है, अध्यात्म नहीं है। और अध्यात्म उनमें भी नहीं जो देहरादून में बैठे हैं कि दिल्ली में बैठे हैं, न स्थानीय लोगों में, न राजधानियों में बैठे हुए आकाओं में। तो बताइए कौन बचाएगा फिर प्रकृति को और पर्वतों को? पहाड़ों पर प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कौन लोग हैं? क्या स्थानीय निवासी? क्या स्थानीय निवासी पहाड़ों को गंदा करते हैं? नहीं। स्थानीयों में तो फिर भी पर्वत के प्रति कुछ प्रेम होता है। पर्वतों को बर्बाद तो ये पर्यटक करते हैं, और इन्हीं पर्यटकों को आप और ज्यादा वहां बुला रहे हो। काहे के लिए भाई? कहेंगे अर्थव्यवस्था के लिए, पहाड़ों के लोगों को भी तो पैसा मिलना चाहिए। तो एक काम कर लो, पहाड़ों के लोगों को सब्सिडाइज कर दो, वो कहीं बेहतर है। उन्हें 100 तरह की सब्सिडीज दे दो। अगर आप यही चाहते हो कि पहाड़ के लोगों के हाथ में कुछ पैसा आए, तो उसके लिए पहाड़ को क्यों बर्बाद कर रहे हो? पहाड़ के लोगों को सब्सिडी दो, बहुत अच्छी बात है, पूरा देश तैयार हो जाएगा। भाई पूरा देश जो टैक्स भरता है उसका आधे से ज्यादा तो तुम खा जाते हो अपने भ्रष्टाचार में। ठीक, हमारा आपका जो टैक्स जाता है, आपको क्या लग रहा है विकास के कार्यों पर खर्च होता है? हमारा आपका टैक्स तो यही खा जाते हैं सब नेता और ब्यूरोक्रेट्स। तुम्हें पहाड़ों की इतनी ही चिंता है तो जो हम टैक्स देते हैं उसी टैक्स का इस्तेमाल करके पहाड़ के लोगों को सब्सिडीज दे दो, उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी आर्थिक रूप से भी। लेकिन पहाड़ क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये इतनी अजीब बात है। एक विदेशी आता है जब हमारे पर्वतों पर, तो वो विदेश में मांसाहार करता होगा, भारत आकर के कहता है नहीं, मांसाहार छोड़ दो, मैं पशु क्रूरता के उत्पाद माने दूध पनीर वगैरह भी नहीं छूऊंगा। ये विदेशियों का हाल रहता है। वो यहां पे साधारण कपड़े पहन के घूमते हैं, अपने देश वाले नहीं। वहीं ऋषिकेश से एक 200-400 रुपए का कुर्ता खरीद लेंगे, वही डाल लेंगे और वही पहन के अपना घूम रहे हैं, एक फटी चप्पल में अपना वो मजे कर रहे हैं। और जब देसी आदमी पहाड़ों पर जाता है तो वहां बकरा चबाता है। वो कहता है हम पहाड़ पे आए किस लिए हैं? बियर और बारबेक्यू। विदेशी मांसाहारी है, पर वो पहाड़ पर आकर हो जाता है शाकाहारी।
और देसी अपने घर में भले शाकाहारी होगा, लेकिन पहाड़ पे चलकर हो जाता है बलात्कारी, एकदम पूर्ण मांसाहारी। ये हमारी महान संस्कृति है। और वो इसलिए क्योंकि संस्कृति में अध्यात्म कहीं नहीं है, बस संस्कृति भर है। मिट्ठू बोलो राम राम, तो मिट्ठू राम राम बोल रहा है। तोता रटन संस्कृति। क्या है ये? तो जब ये सब तोड़फोड़ हुई थी और उसमें जो बहाना बताया गया था आर्मी का, ये तो देश की रक्षा के लिए भी की जा रही है, तो भारतीय सेना की ओर से वक्तव्य आया था, मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़े देता हूं विद इन कोट्स। इंडियन आर्मी रिलक्टेंटली फॉलोइंग पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट। इंडियन आर्मी रिलक्टेंटली फॉलोइंग पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, ये है विद इन कोट्स। Senior advocate Colin Gonsalves, representing the Indian Army, told the Supreme Court that the Indian Army was only following the political establishment's whims. Whims माने सनक, सनक है, विकास चाहिए, विकास। That the Indian Army was only following the political establishment's whims, and it was already happy with the existing roads. And it was already happy with the existing roads that connect the pilgrimage to the Char Dham. Indian Army was already happy with the existing roads. ये roads Indian Army के लिए नहीं हैं, ये roads हैं Indian pride को showcase करने के लिए। सारा खेल ही वही है, प्राइड। प्राइड माने अहंकार। हम भी तो कुछ हैं, ये देखो बड़ी बड़ी चीजें हमारी भी देखो। और जब हम बड़ी बड़ी चीजें दिखाएंगे तो लोग वैसे ही इंप्रेस हो जाएंगे, जैसे करण जौहर और सूरज बरजात्या की फिल्में देख के इंप्रेस होते हैं, और फिर हमको मिलेगा वोट। हम बोलेंगे देखो हमने क्या बड़ी बड़ी चीजें की हैं तुम्हारे प्राइड को बढ़ाने के लिए। अभी आर्मी ने क्या कहा है सुनिएगा। आर्मी कह रही है किनसे? अ बेंच ऑफ जस्टिसेस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत एंड विक्रमनाथ, दैट द प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट? ये जो रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट है, दैट द प्रोजेक्ट वॉज टेकिंग प्लेस because in 2016 the Char Dham Pariyojana was declared, which included construction of highways on the mountains. Now within quotes, what is the Army Council saying? Within quotes, this will enable SUVs to race up and down the mountain. This comes at a terrible cost and it needs to be weighed. ये आर्मी ने कहा है कि ये आर्मी के लिए नहीं बन रहा है, ये बन रहा है SUVs के लिए। सनातन सनातन मौज मारी जाए। और एसयूवी का मतलब आम आदमी भी नहीं होता, एसयूवी का मतलब आर्मी तो होता ही नहीं है, एसयूवी का मतलब आम आदमी भी नहीं होता, एसयूवी का मतलब होता है एनआरआई, वही द एनआरआई ड्रीम। एनआरआई मतलब देसी एनआरआई भी शामिल है उसमें, गुड़गांव वाला एनआरआई। अब वो एनआरआई बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि वो फंडिंग करता है ना, वही है जो हिंदू प्राइड का बादशाह है और वही फंडिंग भी करता है। तो ये सारा विध्वंस उसके लिए किया जा रहा है, आपके और हमारे लिए भी नहीं है, ये आर्मी के लिए भी नहीं है, आम आदमी के लिए भी नहीं है। जोशीमठ यूं ही नहीं धस रहा। समझ में आ रही है बात? आगे ये अगेन आर्मी के काउंसिल का वक्तव्य है, कैन द हिमालयाज अलाउ ह्यूमन बींग्स टू डू थिंग्स दैट दे वांट टू डू? आप जो कुछ भी करना चाहते हो, क्या हिमालय अनुमति देंगे आपको करने की? द कॉन्सिक्वेंसेज आर टेरेबल,
वन ऑफ अस मेट बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ही सेड, अब ये बिपिन रावत का वक्तव्य है, बिपिन रावत खुद उत्तराखंडी थे। बिपिन रावत सेड, we the army are happy with the roads as they are। हमें नहीं चाहिए। ये हो रहा है दिल्ली, चंडीगढ़, गुड़गांव, बाकी जितनी जगहों पर एसयूवी एनआरआई मामला है उसके लिए चल रहा है, ताकि आप कह सकें हम भी तो कुछ हैं। पढ़ लीजिएगा, बाकी पूरा कितना मैं करूं।